नमस्कार। जब हम जोमैटो का नाम सुनते हैं तो अक्सर ख्याल आता है टेस्टी खाने का, फास्ट डिलीवरी का, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम जोमैटो की कहानी में थोड़ा अलग एंगल से देखेंगे। उनके एक ऐसे बिजनेस पर बात करेंगे जो शायद उतना सामने नहीं रहता पर तेजी से बढ़ रहा है। नाम है हाइपरप्योर। हाइपरप्योर। हाँ जी। और जो ताज़ा खबर है वो ये कि हाइपरप्योर ने मुंबई के पास भिवंडी में एक बहुत बड़ा वेयरहाउस किराए पर लिया है। अच्छा, भिवंडी में? हाँ, और ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील नहीं लगती, मतलब इसके पीछे कोई बड़ी सोच, कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो चलिए आज इसी खबर को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये सब क्या है। बिल्कुल, देखते हैं। हमारी आज की ये बातचीत लॉजिस्टिक्स इनसाइडर में पब्लिश हुए एक रीसेंट आर्टिकल पर बेस्ड है। कोशिश ये समझने की है कि जोमैटो हाइपरप्योर के इस बड़े कदम का मतलब क्या है और इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डील की बेसिक बातें जान लेते हैं। जोमैटो हाइपरप्योर ने ये नया वेयरहाउस लीज पर लिया है भिवंडी में। जगह का नाम है 1K स्क्वायर पार्क। 1K स्क्वायर पार्क, ओके। और भिवंडी, जैसा शायद पता हो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब है। हाँ बिल्कुल, मुंबई और आसपास के एरिया के लिए तो मेन पॉइंट है लॉजिस्टिक्स का। एग्जैक्टली। यहीं से सामान की आवाजाही कंट्रोल होती है। और ये वेयरहाउस कितना बड़ा है? ये है करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट का। 2.5 लाख स्क्वायर फीट, ये तो काफी बड़ा स्पेस हुआ। हाँ, बहुत बड़ा। और इसे पायरामीन स्पेस नाम की कंपनी से लिया गया है। लीज भी छोटी मोटी नहीं, पूरे 5 साल की है। 5 साल मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। अब जरा इसके पैसों वाले हिस्से पर आते हैं, जो शर्तें हैं। लीज तो टेक्निकली 1 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। ओके। लेकिन किराया देना शुरू होगा अगले साल मार्च 2026 से। अच्छा, थोड़ा गैप है मतलब। हाँ, और किराया कितना? महीने का करीब 66.21 लाख रुपए। 66 लाख रुपए महीना। हाँ, ये अगर पर स्क्वायर फीट देखें तो करीब 26.85 रुपए बैठता है। और ये सिर्फ शुरुआती किराया है। ओ, तो ये बढ़ेगा भी। हाँ, एग्रीमेंट में क्लॉज है कि हर साल किराया 5% बढ़ेगा। 5% एनुअल एस्केलेशन। और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अच्छा खासा है, करीब 2.78 करोड़। बाप रे, 2.78 करोड़ डिपॉजिट। और फिर रजिस्ट्रेशन का खर्च अलग। स्टैम्प ड्यूटी ही करीब 11.33 लाख रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। मतलब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कंपनी इस जगह को लेकर कितनी सीरियस है। ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ये आंकड़े तो वाकई इम्प्रेसिव हैं और इरादा साफ कर देते हैं। लेकिन हम इस स्ट्रैटेजी में और गहरे जाएं, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हाइपर प्योर असल में करता क्या है ना, क्योंकि जोमैटो को तो सब जानते हैं पर हाइपर प्योर शायद उतना नहीं। सही बात है, बताएं जरा इसके बारे में। वो देखिए, हाइपर प्योर जो है वो जोमैटो का B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ओके, B2B। हाँ, ये सीधे आम कंज्यूमर के लिए नहीं है। इनका काम है होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरर्स को सप्लाई देना। इंडस्ट्री में जिसे होरेका सेक्टर कहते हैं ना। होरेका, हाँ सुना है, होटल रेस्टोरेंट केटरिंग। बिल्कुल। तो ये उनको और दूसरे फूड बिजनेसेस को जरूरी सामान सप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या क्या सप्लाई करते हैं ये? लगभग सब कुछ जो एक किचन को चाहिए होता है, मतलब ताजे फल, सब्जियां, मीट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पैकेज्ड फूड आइटम्स। लिस्ट काफी लंबी है। ओ, मतलब रेस्टोरेंट्स को अलग अलग वेंडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं? हाँ, कोशिश यही है। और ये सारा काम उनके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है। रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सप्लाई ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जोमैटो के मेन फूड डिलीवरी वाले बिजनेस से काफी अलग है। वहाँ वो एंड कंज्यूमर को सर्व दे रहे हैं, यहाँ उनका क्लाइंट एक बिजनेस है, रेस्टोरेंट या होटल। समझ गया। मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए ये एक तरह की वन स्टॉप शॉप बनाने की कोशिश है। और जैसा आपने कहा, ये भिवंडी वाली डील उनकी सीरियसनेस दिखाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, ये इस तरह का उनका पहला बड़ा कदम नहीं है। असल में ये एक पैटर्न सा लग रहा है। पैटर्न कैसे? देखिए, इसी साल जनवरी 2025 में हाइपरप्योर ने MMR में ही एक और बड़ी वेयरहाउस डील की थी। जनवरी में? कहाँ पर? वो थी पलवा में, लोढ़ा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क में। ओके, पलवा, वो भी MMR में ही आता है। हाँ, और वहां भी स्पेस लगभग इतना ही बड़ा था, करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट। अरे वाह, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज। बिल्कुल। और वो लीज भी 5 साल की ही है।
15 फरवरी 2025 से शुरू हुई। ओके। और मजे की बात यह है कि उसका किराया भिवंडी वाले से भी ज्यादा है। सच में? कितना? शुरुआती मंथली रेंट ही 85 लाख रुपए से ज्यादा है और उसमें भी किराया बढ़ने की शर्त है। अनुमान है कि आखिरी साल तक रेंट 1 करोड़ 4 लाख रुपए महीना तक पहुंच सकता है। 1 करोड़ महीना? बाप रे। तो अब देखिए, यहाँ पैटर्न साफ दिखता है। कुछ ही महीनों के गैप में एक ही एरिया यानी एमएमआर में 2 बहुत बड़े वेयरहाउस, दोनों लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के। यानी कुल मिलाकर 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह। हाँ, और दोनों 5-5 साल की लंबी लीज पर। ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साफ तौर पर एक सोची समझी अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी लग रही है। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि हाइपर प्योर एमएमआर रीजन में अपनी सप्लाई चेन की बैकबोन को बहुत मजबूत करना चाहता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये यकीनन एक बहुत कैलकुलेटेड मूव लगता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो साफ है कि जोमैटो हाइपर प्योर अपने B2B सप्लाई चेन नेटवर्क को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि तेजी से स्केल अप भी कर रहा है और इसके लिए उन्होंने एमएमआर जैसे प्राइम लोकेशन को चुना है। और ये एमएमआर या भिवंडी को चुनना इतना खास क्यों है, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिहाज से? देखिए, एमआरएम जो है वो इंडिया के सबसे डेंस और सबसे बिजी लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स में से एक है। यहाँ से पूरे मुंबई रीजन और आसपास के बड़े शहरों तक एक्सेस बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, पोर्ट्स भी पास हैं। और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोसिस्टम, वो पहले से मौजूद है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, होरेका क्लाइंट्स का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे, कैटरर्स, तो सप्लाई के लिए एक बड़ा रेडी मार्केट भी यही है। राइट। मार्केट भी वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहीं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इतने बड़े स्केल का, मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट का, मतलब क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा स्टॉक रखना है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। नहीं, बात उससे कहीं आगे है। इतनी बड़ी जगह होने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, जिसे हम SKUs कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। अच्छा, SKUs। हाँ, शायद अब वो कोल्ड स्टोरेज की जरूरत वाले ज्यादा डेलिकेट आइटम्स जैसे इम्पोर्टेड चीज या कोई खास तरह का मीट, उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बड़ा स्पेस होने से ऑपरेशंस भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। लोडिंग, अनलोडिंग, सॉर्टिंग सब कुछ स्मूथली हो सकता है। और सोचिए, इस स्केल से उन्हें फायदा क्या होगा? जी। एक तो वो बड़े क्लाइंट्स को, जैसे बड़ी होटल चेन्स या बड़ी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज होती हैं जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें बेहतर सर्विस दे पाएंगे। हाँ, उनकी डिमांड ज़्यादा होती होंगी। बिल्कुल। दूसरा, जब आप इतने बड़े स्केल पर खरीदारी करते हैं तो आपको कॉस्ट एडवांटेज भी मिल सकता है। सही बात है, बल्क बाइंग का फायदा। हाँ, जिसका फायदा वो शायद अपने क्लाइंट्स को बेहतर प्राइस देकर पास ऑन करें या अपना मार्जिन इंप्रूव करें। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इससे उनकी सर्विस रिलायबिलिटी बढ़ेगी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद सर्विस। बिल्कुल। देखिए, होरेका सेक्टर में टाइम पर डिलीवरी और सही क्वालिटी की सप्लाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर रेस्टोरेंट को सुबह प्याज चाहिए और वो दोपहर तक आए तो पूरा ऑपरेशन बिगड़ सकता है। हाँ, ये तो है। तो एक मजबूत सप्लाई चेन उन्हें ये भरोसा देने में मदद करेगी कि सामान टाइम पर और सही कंडीशन में मिलेगा। ये तो हुई स्ट्रैटेजी और फायदों की बात, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना, वो भी जिसमें ताजा सामान शामिल हो, क्या ये आसान होगा? मतलब प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। प्लान बनाना एक बात है, उसे एग्जीक्यूट करना बिल्कुल दूसरी। और इस स्केल पर ऑपरेशनल चैलेंजेस तो यकीनन होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज तो फ्रेश प्रोड्यूस का ही है। फल, सब्जी, मीट, डेयरी, इनकी क्वालिटी मेंटेन करना। इसके लिए बहुत बढ़िया कोल्ड चेन मैनेजमेंट चाहिए, एकदम शुरू से आखिर तक। और क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट रखना होगा। जरा सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। कोल्ड चेन, हाँ, ये तो क्रिटिकल है। दूसरा बड़ा चैलेंज है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हजारों तरह के आइटम्स, SKUs को मैनेज करना, उनकी शेल्फ लाइफ, उनकी एक्सपायरी डेट्स का ट्रैक रखना, डिमांड को सही से फोरकास्ट करना ताकि स्टॉक कम भी ना पड़े और ज्यादा होकर वेस्ट भी ना हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। हाँ, ये तो सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और अच्छे डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और फिर तीसरा चैलेंज है लास्ट माइल डिलीवरी का, मतलब रेस्टोरेंट तक सामान पहुंचाना। हाँ, रेस्टोरेंट्स को अक्सर दिन में कई बार अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े ऑपरेशन से इन सब डिलीवरीज को टाइम पर एफिशिएंटली मैनेज करना, खासकर मुंबई जैसे शहर के ट्रैफिक में, ये एक बड़ी लॉजिस्टिकल पजल है। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या तरीके होते हैं?
टेक्नोलॉजी का रोल कितना बड़ा है इसमें? टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत ही अहम है। आजकल वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी WMS और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। WMS, हाँ। ये रियल टाइम में स्टॉक लेवल्स ट्रैक करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग में मदद करते हैं, एक्सपायरी डेट्स मैनेज करते हैं, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग के लिए अब IoT सेंसर्स आते हैं। IoT सेंसर्स वो क्या करते हैं? ये सेंसर्स लगातार टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर करते हैं और अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। अच्छा। और डिलीवरी के लिए रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो AI का इस्तेमाल करके ट्रैफिक, डिलीवरी टाइम, स्लॉट्स, इन सबको ध्यान में रखकर सबसे एफिशिएंट रूट बताते हैं। AI का इस्तेमाल। हाँ, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, कुशल ट्रेन्ड स्टाफ का होना भी उतना ही जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो ऐसे बड़े ऑपरेशन को कामयाब बनाता है। ये समझना काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे टेक्नोलॉजी बैक एंड ऑपरेशंस को ड्राइव कर रही है। अच्छा, अब अगर थोड़ा और बड़ा पिक्चर देखें, इंडिया के फूड सर्विस और B2B सप्लाई मार्केट के लिहाज से इस कदम का क्या मतलब समझा जाए? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये कदम इंडिया में B2B सप्लाई चेन का जो लैंडस्केप बदल रहा है उसे दिखाता है। पहले क्या था कि होरेका सेक्टर काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड सप्लायर्स पर या लोकल मंडियों पर डिपेंडेंट था। हाँ, वो ट्रेडिशनल तरीका। बिल्कुल। लेकिन अब जोमैटो, हाइपरप्योर जैसी टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनियां आ रही हैं जो इस स्पेस में बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करके इसे ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा? यकीनन। जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उन्हें अब इन बड़ी टेक सैवी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ेगा। इनके पास बेहतर लॉजिस्टिक्स हो सकती है, प्रोडक्ट्स की रेंज ज्यादा बड़ी हो सकती है, शायद प्राइसिंग भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है कि हमें इस सेक्टर में और कंसोलिडेशन देखने को मिले। मतलब छोटी कंपनियां या तो बड़ी कंपनियों के साथ मिल जाए या उन्हें अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़े। अच्छा, और रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए, उनके लिए अच्छा है? हाँ, होरेका सेक्टर के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। उन्हें अब ज्यादा चॉइस मिलेगी, सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है, क्वालिटी बेहतर मिल सकती है। इससे वो अपने कोर बिजनेस पर यानी खाना बनाने और सर्विस देने पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इंडिया की फूड सप्लाई चेन के मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। तो अगर हम सम अप करें तो जोमैटो, हाइपरप्योर का ये भिवंडी और पलवा में बड़े बड़े वेयरहाउस लेना, ये सिर्फ रियल एस्टेट की डील नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। मकसद है मुंबई जैसे अहम मार्केट में होरेका सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना। और वो इसके लिए टेक्नोलॉजी और स्केल, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस ट्रेडिशनल सेक्टर को बदला जा सके। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि क्या हाइप्योर सिर्फ सामान सप्लाई करने तक ही रहेगा या फिर इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने सारे होरेका क्लाइंट्स के साथ क्या वो भविष्य में रेस्टोरेंट्स को और भी सर्विसेज दे सकता है? जैसे मान लीजिए किचन इक्विपमेंट की लीजिंग या फाइनेंसिंग, या फिर उनके पास जो सप्लाई का डेटा होगा उसके आधार पर रेस्टोरेंट्स को मेन्यू प्लानिंग में मदद करना। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, और एक और सोचने वाली बात है डेटा। सोचिए, इतने सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सप्लाई करने से हाइपरप्योर के पास कितना जबरदस्त डेटा इकट्ठा होगा। इस सेक्टर के ट्रेंड्स, डिमांड पैटर्न्स, कंजम्पशन हैबिट्स, सब कुछ। हाँ, डेटा तो आजकल गोल्ड है। बिल्कुल। अब इस डेटा का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्या जोमैटो इसे अपने मेन फूड डिलीवरी बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए यूज करेगा या कोई नई सर्विस लॉन्च करने के लिए? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर आगे नजर रखनी चाहिए।